नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर प्राचीन भारत का इतिहास में उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन किया जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद में भारत में वैदिक सभ्यता का विकास हुआ और अध्ययन की दृष्टि से तथा कुछ डिफरेंसेस के कारण वैदिक सभ्यता को इतिहासकार दो भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। हालांकि वैदिक सभ्यता में जो विभिन्न पहलू थे वे समान रहे, लेकिन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन में कुछ डेवलपमेंट्स भी हुए, कुछ परिवर्तन भी हुए, जिनके आधार पर इन दोनों सभ्यताओं को दो सब पीरियड्स में डिवाइड किया जा सकता है। ऋग्वैदिक सभ्यता का विकास 1500 से लेकर के 1000 BCE तक हुआ और पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन का विकास 1000 से लेकर 600 BCE तक माना जाता है। उत्तर वैदिक सभ्यता के राजनीतिक जीवन की अगर बात की जाती है तो सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण परिवर्तन था वह था भौगोलिक विस्तार का। ऋग्वैदिक सभ्यता में जो क्षेत्र हैं वे सप्त सिंधु के प्रदेश तक सीमित थे, लेकिन जाहिर है उत्तर वैदिक सभ्यता में इसका विस्तार हुआ और जो सेंटर है वो सप्त सिंधु के प्रदेश से बदलकर जो गंगा यमुना के द्वाब का क्षेत्र था वहाँ तक विस्तृत हुआ और मूल रूप से लगभग सभी दिशाओं में इसकी जो वृद्धि हुई और इस प्रकार से भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार होने के कारण से जो साम्राज्य है वो विस्तृत हुआ। जब भौगोलिक विस्तार हुआ तब स्वाभाविक था कि जो विभिन्न जन थे, जो विभिन्न प्रदेश थे अलग अलग राजाओं के अंतर्गत, इन जो क्षेत्रों है या ये जो जन है इनका भी विकास हुआ और विशाल साम्राज्य के रूप में ये विकसित हुए। उत्तर वैदिक काल तक ये जो विभिन्न जन या प्रदेश थे इनकी विशालता के कारण जनपद भी कहलाने लगे और साम्राज्यों का विस्तार हुआ। जब साम्राज्यों का विस्तार हुआ और राजा के अधीन अधिक भूमि आई तो निश्चित रूप से वह और अधिक शक्तिशाली हुआ और राजा की शक्ति में वृद्धि होने से राजा ने अलग अलग टाइटल्स धारण करने शुरू कर दिए। राजा की जगह अब वह राजाधिराज, महाराजाधिराज, सम्राट इत्यादि उपाधियां लेने लगा, जिससे पता लगता है कि उसकी शक्तियों में वृद्धि हुई और इसी के कारण उसके जो अधिकार हैं उनमें भी और अधिक वृद्धि हुई और राजा पहले से अधिक शक्तिशाली हुआ। अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए राजा द्वारा विभिन्न विशाल यज्ञ, जिनमें राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ भी शामिल थे, वे करवाए जाने लगे। साम्राज्य की विशालता के कारण उसको नियंत्रित करने के लिए अधिक अधिकारियों की आवश्यकता थी और जहां ऋग्वैदिक काल में केवल पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी यही प्रमुख 3 अधिकारी थे, वहीं उत्तर वैदिक काल में अधिकारियों की संख्या में भी वृद्धि हुई और संग्रहिता, जिसे कोषाध्यक्ष भी कहा जाता था, भागदुक जो कि कर कलेक्शन का या टैक्स कलेक्शन का बड़ा अधिकारी था, अक्षवाप जो कि द्यूत क्रीड़ा या जुए का प्रमुख माना जाता था, ऐसे कई अधिकारी थे जो कि मुख्य रूप से उत्तर वैदिक काल में विभिन्न कार्यों को देखा करते थे। जब साम्राज्य विस्तृत हुए, राजा की शक्ति में वृद्धि हुई
अधिकारियों की संख्या में और उनकी शक्ति में भी वृद्धि हुई, तो इससे निश्चित रूप से सभा और समिति का जो महत्व है उसमें कमी आई। जहाँ ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति के पास अत्यधिक शक्तियाँ थीं और यह माना जाता था कि वे राजा की शक्तियों पर नियंत्रण कर सकती थी, वहीं हालांकि उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का अस्तित्व था, लेकिन जो उनका महत्व है उसमें निश्चित रूप से ही कमी आई और सभा और समिति धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। आर्थिक जीवन में उत्तर वैदिक काल में भी कृषि और पशुपालन अर्थव्यवस्था का आधार रहे और कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस उत्तर वैदिक काल में नहीं हुए और जो व्यवस्था थी उसमें मूल रूप से जो आंतरिक और बाह्य व्यापार है उसमें वृद्धि हुई और व्यापार का और अधिक विकास हुआ। सामाजिक जीवन में ऋग्वैदिक काल में यह पढ़ा गया था कि परिवार में जो स्त्री और पुरुष हैं उनके समान अधिकार थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्त्रियों के सम्मान में अपेक्षाकृत कमी देखने को मिली और उनके अधिकारों में भी कुछ कमी आई। और उत्तर वैदिक काल में मुख्यतः यह माना जाता है कि जो स्थान स्त्रियों का समाज में पूर्व में था उसमें कोई ना कोई गिरावट ज़रूर आई। इसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था जो कि भारत में आर्यों के आगमन से प्रारंभ हुई थी और जहाँ ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अधिक सुदृढ़ नहीं थी, अधिक बोल्ड नहीं थी और इसका जो शुरुआत है वो केवल रंग में भेद, क्योंकि वर्ण का मतलब कलर से है, तो जो कलर में भेद था आर्यों के अनार्यों के, उसके आधार पर आर्यों के आगमन से जो वर्ण व्यवस्था है वह प्रारंभ हुई। और प्रारंभिक काल में केवल दो ही वर्ण थे, आर्य जो कि श्वेत थे और अनार्य जो कि श्याम वर्ण के थे। लेकिन जब आर्यों ने स्थायी रूप से भारत में निवास प्रारंभ किया, उसके पश्चात डिवीज़न ऑफ लेबर के कारण अधिक जो अलग अलग कार्य थे उनमें बंटवारे हुए और अलग अलग कार्यों को संपादित करने के लिए अलग अलग वर्णों का विकास हुआ। और इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की उत्पत्ति आर्यों में से और शूद्रों की उत्पत्ति नारियों में से मानी गई। लेकिन ऋग्वैदिक काल में मुख्यतः यह माना जाता है कि वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था और यही व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आते आते अधिक मजबूत और जटिल होती गई और वर्ण व्यवस्था का आधार धीरे धीरे जन्म होने लगा, जिससे कि विभिन्न समस्याएं आई जिनका समाधान अभी तक भी संभव नहीं हो पाया है। वर्ण व्यवस्था की जटिलता उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हो गई थी। धार्मिक जीवन में ऋग्वैदिक काल में मुख्यतः ये देखा गया था कि प्रकृति के वे तत्व जो कि आवश्यक माने जाते थे उनकी स्तुति देवताओं के रूप में की जाने लगी और इंद्र, रुद्र आदि महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वैदिक काल में। वहीं उत्तर वैदिक काल में इन देवताओं का स्थान ईश्वर ने या भगवान ने ले लिया, जो और अधिक शक्तिशाली माने जाते थे और सूर्य आदि के स्थान पर विष्णु, ब्रह्मणस्पति के स्थान पर ब्रह्मा और इसी प्रकार से शिव जो हैं इनके विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ और ब्रह्मा, विष्णु, महेश मुख्य रूप से उत्तर वैदिक काल में आराध्य थे, जिन्हें अत्यधिक शक्ति संपन्न माना जाता था। इसी प्रकार से जो यज्ञ थे उनके महत्व में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। ऋग्वैदिक काल में
यज्ञ आदि का आयोजन हुआ करता था, लेकिन उसमें आध्यात्म का अधिक महत्व था। लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते यज्ञ जो है बहुत ज़्यादा खर्चीले होने लग गए और इन पर बहुत अधिक धन व्यय किया जाने लगा। कई कई यज्ञों में बहुत ज़्यादा ब्राह्मणों की उपस्थिति के कारण इनका खर्च वहन करना हर किसी के लिए संभव नहीं था और ऐसा कहा जाने लगा कि किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए यज्ञ होने के बजाय यज्ञ करवाना ही किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं रहा और इनमें विभिन्न जटिलताओं के आ जाने से भी लोगों को यह अनुभव हुआ कि यज्ञ में बहुत अधिक धन जो है वो खर्च हो रहा है और इसीलिए इन खर्चीले यज्ञों का महत्व भी धीरे धीरे कम होने लगा। इस प्रकार से जहाँ ऋग्वैदिक काल में आध्यात्म की या प्रकृति का अधिक महत्व था, उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे जो धन है वह भी एक महत्वपूर्ण उसका रोल हो गया धार्मिक जीवन में और इस प्रकार से धर्म के क्षेत्र में धन के आ जाने से जो धार्मिक जीवन था उसमें यज्ञ आदि के महत्व में वृद्धि हो जाने से कुछ जटिलताएं निश्चित रूप से आईं। ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता में सामाजिक, धार्मिक और जो जीवन के अन्य पहलू थे वे कुछ हद तक समान रहे और कुछ लेकिन उनमें अलग अलग डेवलपमेंट्स भी हुए।